इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की विमेंस टीमों के बीच होने वाला आज का ये विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का मैच नंबर 30 जो कि लॉर्ड्स लंदन के उस मैदान पर खेला जाएगा जहां पर अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो उसके पहले इसी टूर्नामेंट का एक मैच ऑलरेडी खेला जा चुका है और बाकी उस मैच की बेसिस पर वहां की मैदान की जो पिच है वो कैसा व्यवहार करती है बैटर्स के लिए बॉलर्स के लिए वो तो आगे हम पिच रिपोर्ट के अंदर समझेंगे, जिसके बेसिस पर आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके की बॉलर्स आपकी टीमों में होनी चाहिए और इवन जो बैटर्स हैं दोनों टीमों के, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन टीम की हों और चाहे वो इंडियन टीम की हों, कौन सी ज़्यादा सूटेबल होंगी, टॉप ऑर्डर की, मिडिल ऑर्डर की या लोअर ऑर्डर की भी कुछ बैटर्स की आपको जरूरत पड़ सकती है, जिसमें दोनों टीमों की कंप्लीट एनालिसिस भी करेंगे कि कौन सी टीम आज के इसमें जब भारी पड़ेगी। क्योंकि दोनों ही टीमों की अगर हम बात करें तो इस वर्ल्ड कप के अंदर दोनों टीमों ने 4-4 मुकाबले खेले, लेकिन इंडियन टीम एक मैच अपना हारी है, उसमें से बाकी 3 मुकाबले जीती है और जो ऑस्ट्रेलियन टीम है जैसा इनसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं ये अपने 4 के चारों मुकाबले जीत चुकी है और इंडिया के लिए आज का ये मैच है वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ना सिर्फ ये मैच जीतना इनके लिए जरूरी है बल्कि बड़े अंतर से जीतना जरूरी है, क्योंकि पीछे एक और टीम साउथ अफ्रीका की विमेंस टीम भी लगी हुई है सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए और उनका अगला मैच है बांग्लादेश के खिलाफ और वो वही टीम है साउथ अफ्रीका की जिसने इंडियन टीम को हराया था उनके एकमात्र उस हारे हुए मैच में। और अगर आज के इस मैच में इंडियन टीम जीत जाती है तो उनको इंतजार करना पड़ेगा कि साउथ अफ्रीका टीम बांग्लादेश के खिलाफ या तो हार जाए और या तो जीते भी तो बहुत ही छोटे अंतर से जीते, क्योंकि नेट रन रेट के हिसाब से अगर जो बात करें पॉइंट्स टेबल में तो इंडियन टीम थोड़ी सी ऊपर है, लेकिन जीतना इनके लिए यह मैच काफी ज्यादा जरूरी है और ना सिर्फ जैसे मैंने को बताया कि जीतना जरूरी है बल्कि बड़े अंतर से जीतना जरूरी है। तो देखना पड़ेगा कि कैसी सिचुएशन बनती है। बाकी इस वीडियो के अंदर हम एनालिसिस करेंगे कि क्या संभावनाएं बन रही हैं। ये मैच 28 जून को शाम को 7 बजे से भारत के समय के हिसाब से स्टार्ट होगा, लेकिन वहां की लोकल टाइम के हिसाब से दोपहर को 2:30 बजे से होगा, एक दिन वाले टी20 मैच के तौर पर, जहां पर जो एकमात्र मैच अभी तक इस वर्ल्ड कप का खेला गया है वो हुआ था इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की विमेंस टीमों के बीच में और जैसी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर होती है वो मैच डे नाइट मैच था, शाम को 6:30 बजे से खेला जाता है और जनरली 6:30 बजे वाले जो मैचेस इस ग्राउंड पर खेले जाते हैं वहां पर सेकेंड इनिंग जो होती है वो फ्लड लाइट्स के अंदर खेली जाती है और वहां पर तब टेम्परेचर ड्रॉप करता है, हवा में थोड़ी सी नमी बढ़ जाती है। शुरुआती तेज गेंदबाजों के जो 6 ओवर होते हैं सेकेंड इनिंग के वहां पर उनको मदद मिलती है, जो कि पिछले मैच में मिली भी और इवन पहली इनिंग में भी वहां पर 2 विकेटें पावर प्ले के अंदर गिरी। तो शुरुआत में तेज गेंदबाजों के लिए यहाँ पर मदद होती ही होती है इस मैदान पर, लेकिन उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते ये जो मैदान होता है, ये जो पिच होती है, बैटिंग करने के लिए काफी बेहतर होती चली जाती है, जैसे कि हमने पिछले वाले मैच इंग्लैंड के 186 के स्कोर के दौरान देखा भी, जिसमें 1 विकेट पेस को 4 विकेट स्पिन को मिली और उसके जवाब में वेस्ट इंडीज की टीम, जो कि वैसे भी बहुत अच्छी टीम नहीं है स्पिन खेलने के मामले में खास करके, और इंग्लैंड की टीम के पास जैसी स्पिन अटैक है उसका पूरा फायदा इंग्लैंड की टीम ने उठाया और रन बनाने ही नहीं दिया वेस्ट इंडियन बैटर्स को और वहां पर 148 रन बना पाई केवल वेस्ट इंडीज की टीम 5 विकेट के नुकसान पर। और उसके पहले ये 6 और मैचेस का स्कोर कार्ड है आपके सामने, इसके पहले के बाकी टूर्नामेंट्स के जो यहाँ पर स्कोर कार्ड हुए थे, हालांकि ये उतना जरूरी देखना है नहीं, लेकिन इस मैच के हिसाब से आप ये कम से कम समझ सकते हैं यहाँ पर एक अच्छी बैटिंग पिच आपको देखने को मिलेगी, नई गेंद से तेज गेंदबाजों के लिए थोड़ी सी हेल्प होगी और जैसे जैसे गेंद पुरानी होगी और चूंकि दिन का मैच है तो सेकंड इनिंग में खास करके स्पिनर्स का रोल काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हालांकि इस मैच के स्टार्ट होने के ठीक पहले एक और मैच इसी मैदान पर कंप्लीट हो चुका होगा, तो उसकी बेसिस पर भी और टॉस के बाद भी हमको देखना पड़ेगा कि वेदर कैसा है, पिच कैसी है। वहां पर आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर आपको क्लियर कर दूंगा कि आज के इस मैच के पहले जो पिच यहाँ पर मिल रही है खेलने के लिए वो कैसी है और मौसम कैसा है और टॉस के बाद कौन सी टीम फेवरेट होगी, और उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज के हमारे इस मैच की फाइनल स्मॉल लीग की टीम या जैसा आप कहते हैं फ्री टू प्ले फैंटेसी टीम कैसी बन सकती है वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर बताऊंगा। तो जाकर के दोनों को ज्वाइन जरूर कर लीजिए। नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है लिंक आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा, जिसको क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करके एक्टिव अगर आप रहेंगे टॉस के बाद तो वो सारे अपडेट्स जो आपको मैंने पीछे बताया कि टॉस का अपडेट, वेदर का अपडेट और साथ ही साथ पिच के बारे में जो फाइनल अपडेट्स होंगे वो सब कुछ आपको मैं वहां पर बता दूंगा और अपनी फाइनल टीम भी एक प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसकी बेसिस पर अच्छा खासा रैंक आप लेकर के आ सकते हैं। फिलहाल तो हम चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इंडियन टीम की, और इंडिया की जो विमेंस टीम है स्मृति मंदाना शेफाली वर्मा ओपन करती हैं और बाकी का बैटिंग ऑर्डर आपके सामने है ही, जो जनरली ऊपर नीचे थोड़ा बहुत जरूरतों के हिसाब से होता रहता है, जिसमें दीप्ति शर्मा, राधा यादव, नंदिनी शर्मा, रेणुका सिंह और श्री चरनी जैसी ऐसी 5 मेन बॉलिंग ऑप्शंस हैं जो कि लगभग पूरे 4 ओवर करेंगी। और पिछले कुछ समय से शेफाली वर्मा को भी ठीक ठाक बॉलिंग करते हुए देखा गया है, 2 ओवर तो पिछले मैच भी इन्होंने किया था और चांसेस इसी वजह से हैं कि छठी बॉलिंग ऑप्शन के तौर पर ये आज भी बॉलिंग करेंगी। और बाकी जो बेंच पर बाकी ऑप्शंस हैं भारत के पास वो आप यहां पर देख सकते हैं। और जो बॉलिंग पिछले मैच में इंडियन टीम की बॉलर्स ने किया था, जैसे मैंने आपको बताया कि 6 बॉलर्स फिलहाल अब बॉलिंग कर रही हैं, जिसमें 2 ओवर तो शेफाली वर्मा ने
किया था और वो 2 ओवर्स में से 1 ओवर रेणुका सिंह ठाकुर का कटा था, जिसमें से दूसरा, चौथा और 12वां ओवर इन्होंने किया था। टोटल 3 ओवर अच्छी बॉलिंग करी थी और बाकी श्री चरनी, नंदिनी शर्मा, दीप्ति शर्मा और राधा यादव, इन्होंने भी पूरे जो ओवर्स करे, किस-किस ओवर में आकर के बॉलिंग करी, जिसमें 2 ओवर तो राधा यादव ने डेथ में भी किया और काफ़ी बढ़िया बॉलिंग की एक्चुअली उन्होंने। राधा यादव इस समय इंडियन टीम के अंदर सबसे बढ़िया ट्रम्प ऑप्शन है, उसका रीजन भी आगे आपको बता दूंगा। लेकिन फिलहाल कौन किस ओवर में बॉलिंग करने आता है उसको देखने के बाद यहाँ पर आपके सामने है करियर के आंकड़े इंडियन विमेंस टीम के प्लेयर्स के T20 फॉर्मेट में क्या एक्सपीरियंस लेकर के ये प्लेयर्स आती हैं, खास करके इस वर्ल्ड कप के पहले। वो नंबर्स आपके सामने, इसको वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा। लेकिन आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें रीसेंट फॉर्म की, जिसमें आपको इस टूर्नामेंट के 4 मैचेस की परफॉर्मेंसेस और उसके पहले के भी नंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। 1 बाय 1 मैचेस बाय मैचेस देख करके आप वो समझ सकते हैं कि क्या कंसिस्टेंसी फॉर्म को लेकर के रही है इन सभी इंडियन प्लेयर्स की, जिसमें इस टूर्नामेंट के अंदर स्मृति मंधाना ने 4 मैचेस में जो पिछले 2 मैचेस खेले उसमें तो नहीं चले, लेकिन पहले 2 मैच में बैक टू बैक हाफ सेंचुरी थी। बाकी शेफाली वर्मा की परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार रही है अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर। केवल एक बार बल्ले से फ्लॉप हुई है, लेकिन वहां पर भी बॉलिंग करते हुए 1 विकेट लेकर के गई। टोटल 5 विकेट 4 मैच में ले चुकी हैं और 2 हाफ सेंचुरी लगा चुकी हैं और अच्छे खासे फॉर्म में हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग के सामने कैसा परफॉर्म करेंगी वो तो हमको अभी पता नहीं, लेकिन कम से कम फॉर्म अच्छा है ये दिखाई पड़ता है। और स्मृति मंधाना भी उसी कैटेगरी में आती हैं जिनको कम से कम ऑस्ट्रेलियन टीम के खिलाफ तो आप ड्रॉप नहीं कर सकते। और उसके बाद आती है यास्तिका भाटिया, जो इस वर्ल्ड कप में शुरुआत तो लगातार अच्छा कर रही हैं और इस वर्ल्ड कप के पहले भी ठीक ठाक फॉर्म में थी, लेकिन बड़ी पारी में उसको कन्वर्ट कर नहीं पा रही। और वही सेम चीज़ यहाँ पर जेमिमा रोड्रिगेज को भी लेकर के रहा है, जो कि वही जैसे मैंने आपको बताया कि बड़े स्कोर को कन्वर्ट नहीं कर पा रही अपनी जो शुरुआत अच्छी ये करती हैं बल्ले से, लेकिन ठीक ठाक स्कोरिंग पैटर्न दोनों का रहा है। और वहीं पर हरमनप्रीत कौर के साथ भी सेम वही दिक्कत कि स्टार्ट तो अच्छा कर रही हैं, हालांकि इनका बैटिंग ऑर्डर भी थोड़ा ऊपर नीचे होता रहा है, लेकिन बड़े स्कोर में उसको ये भी कन्वर्ट नहीं कर पा रही हैं। तो इन तीनों में से किसको लेकर के जाना है, इस पर तो एक क्वेश्चन मार्क जरूर है, क्योंकि इन तीनों में से कम 1 या 2 प्लेयर तो आपकी टीम में होने ही चाहिए। और प्लस ऋचा घोष, हालांकि अगर आप ऋचा घोष के भी नंबर्स देखेंगे तो बहुत अच्छे दिखाई आपको पड़ेंगे नहीं, लेकिन जिस लेवल की अब ये बैटर बन चुकी हैं इस इंडियन विमेंस टीम में और सामने जैसी बॉलिंग है जो कि विकेट तो लेगी ही लेगी, तो निश्चित तौर पर उसको ध्यान रखते हुए ऋचा घोष भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको लेकर के मैं फॉर श्योर हूँ। और सेम चीज़ यहाँ पर मैं दीप्ति शर्मा को लेकर के भी कहूँगा, हालांकि पिछले 2 मैचेस में इनको एक भी विकेट मिला नहीं है, लेकिन खास करके इनकी ऑफ स्पिन एबिलिटी और सामने की टीम की जो बैटिंग ऑर्डर है जिसमें कुछ लेफ्ट हैंडर्स भी हैं उसको देखते हुए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बाकी राधा यादव ने भी पिछला वाला मैच जो खेला वो इनका इस वर्ल्ड कप का पहला मैच था जिसमें इन्होंने 3 विकेट लिए। और बाकी नंदिनी शर्मा के 3 मैच में अभी तक 3 विकेटें हैं। इसके बाद श्री चरनी की बात करें तो कमाल की बॉलिंग कर रही है, टोटल 12 विकेट अभी तक 4 मैच में ले चुकी हैं। और इसके अलावा बात करें रेणुका सिंह की तो पिछले ही मैच में इन्होंने 1 विकेट लिया। और बाकी क्रांति गौड़ को 2 मौके मिल चुके हैं, अरुंधति रेड्डी को 2 मौके मिल चुके हैं, लेकिन विकेट टच गई हैं। और वही सेम चीज़ एक मैच में प्रेमा रावत के साथ भी हो चुका है। भारतीय फुलमली भी 1 मैच खेल चुके हैं जिसमें 1 रन बना करके आउट हो गई थी। तो फिलहाल तो जो इंडियन टीम का पॉसिबल प्लेइंग 11 है उसमें से 5 तो फॉर श्योर ऑप्शन है जिनको आपको सीधे टीम में लेकर के जाना है। हालांकि उसमें दीप्ति शर्मा पर थोड़े क्वेश्चन मार्क्स जरूर हैं, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म एज अ बॉलर पिछले 2 मैच में तो नहीं कर पाई हैं, लेकिन ये कम से कम बात पक्की है कि विकेट भले नहीं मिला लेकिन इन्होंने स्कोरिंग पैटर्न जो बहुत ज़्यादा रन्स दिए नहीं अपने बॉलिंग में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो ये 5 को लेकर के कोई डाउट है नहीं। लेकिन छठा प्लेयर क्या आप अपनी टीम की तरफ से लेकर के जाएंगे जिसमें से इन तीनों में से कोई एक बैटर होगा, या आप ये भी कर सकते हैं कि या तो शेफाली वर्मा को ड्रॉप करिए और या तो ऋचा घोष को ड्रॉप करिए और कोई इन तीनों में से एक बैटर पिक करिए या एक्स्ट्रा कोई बॉलर भी लेकर के जाइए। तो क्या ऐसी संभावनाएं हैं उसी को चेक करने के लिए थोड़ी सी हम आगे चलेंगे और बात करेंगे हेड टू हेड के आंकड़ों की, जिसमें देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्मृति मंधाना के नंबर्स तो काफी अच्छे हैं, लेकिन बाकी जितनी भी बैटर्स हैं इंडियन टीम के अंदर उसमें हरमनप्रीत कौर का बैटिंग एवरेज 29 है और वो भी 34 मैच में, जो कि ठीक ठाक से आंकड़े हैं। लेकिन बाकी बैटर्स कुछ खास कमाल कर नहीं पाई हैं। दीप्ति शर्मा के आंकड़े लेकिन काफी बेहतर हैं। राधा यादव के 15 मैच में केवल 11 विकेटें हैं। श्री चरनी ने बढ़िया काम किया। रेणुका सिंह के नंबर्स थोड़े से एवरेज हैं या बिलो एवरेज भी आप कह सकते हैं। बाकी अरुंधति रेड्डी के 9 मैच में 10 विकेट हैं और क्रांति गौड़ के 2 मैच में 1 विकेट है। और इस मैदान पर खेले गए मैचेस में परफॉर्मेंसेस की बात करें तो यहाँ पर 4 मैच में स्मृति मंधाना के केवल 24 रन हैं। और वहीं पर बात करें शेफाली वर्मा और यास्तिका भाटिया तो इस मैदान पर खेली नहीं, लेकिन यहाँ पर जेमिमा के नंबर्स अच्छे हैं। हालांकि यहीं पर 3 मैच केवल 42 रन है ऋचा घोष के। हरमनप्रीत कौर के यहीं पर 1 मैच में 3 रन है। दीप्ति शर्मा के नंबर्स यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो निश्चित तौर पर जो दीप्ति शर्मा को लेकर के थोड़े से डाउट्स थे वो तो यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। और श्री चरनी ने जैसी बॉलिंग पिछले टूर्नामेंट के इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर करी है, इनको भी लेकर
लेकर के कोई डाउट है नहीं। और यहाँ पर मेरा जो अपना फैसला होगा कि मैं स्मृति मंधाना को और हरमनप्रीत कौर को भी अपनी टीम में जरूर लेकर के जाना चाहूँगा। हालांकि वही डिपेंड करेगा कि आप किसको ड्रॉप करेंगे हरमनप्रीत कौर को अपनी टीम में ले जाने के लिए। तो वही या तो ऋचा घोष या तो हरमनप्रीत कौर आपकी टीम में होंगी। और जैसी यूटिलिटी अभी तक दिखाई है शेफाली वर्मा ने अपनी बॉलिंग की वजह से, तो इनको भी हमको ड्रॉप अपनी टीम से करना है नहीं। बस तय आपको यही करना है कि जो आपकी बाकी एक और ऑप्शन है, जैसे कि आप 5 ही प्लेयर इंडियन टीम की तरफ से लेकर जाना चाहेंगे या 6 प्लेयर लेकर के जाना चाहेंगे, उस पर काफ़ी सारी चीज़ें आकर के डिपेंड कर जाएंगी कि आप हरमनप्रीत कौर और ऋचा घोष दोनों को लेकर के जाएंगे या किसी एक को लेकर के जाएंगे, या इस मैदान पर जहां पर जेमाइमा रोड्रिगेज के नंबर्स अच्छे हैं उस पर ध्यान रखते हुए आप जेमाइमा रोड्रिगेज को ट्राई करेंगे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रहेगी। और बाकी श्री चरनी को लेकर के कोई डाउट है नहीं, दीप्ति को लेकर के कोई डाउट नहीं है, बाकी दोनों ओपनर्स को लेकर के कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर से कहूँगा कि स्मृति मंधाना या शेफाली वर्मा को अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो ड्रॉप करके कोई एक एक्स्ट्रा बॉलर ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ तभी समझ में आएगी या क्लियर होगी जब हम पिच के बारे में जान लेंगे, जब टॉस के बाद हमको पता चल जाएगा उसके बारे में। तो वो चीज़ आपको मैं टेलीग्राम पर बताऊंगा और व्हाट्सअप चैनल पर टॉस के बाद, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। फिलहाल प्लेयर बैटल की बात करें तो जब भी ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग यूनिट सामने होती है तो अब इंडियन बैटर्स कैसा परफॉर्म करते हैं, उसमें स्मृति मंधाना एलिस पेरी पर 2 बार आउट हो चुकी है, 55 रन बना करके 10 बार एस्ले गार्डनर की ऑफ स्पिन। और जनरली रिसेंट टाइम में हमने देखा है कि ऑफ स्पिन पर ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर साबित हुई हैं। बाकी शेफाली वर्मा एलाना किंग पर 2 बार, 6 बार एस्ले गार्डनर पर, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स लेग स्पिन और ओवरऑल स्पिन बॉलिंग ही इनको थोड़ी सी परेशान करते हैं कि स्ट्रोक मेकर हैं तो जल्दी शॉट्स खेलने जाती हैं, तो स्पिनर्स को थोड़ा सा ये उतने कंफर्टेबली खेलती नहीं। और वही सेम चीज़ जेमाइमा रोड्रिगेज के साथ भी है। हालांकि इनका जो एलाना किंग के खिलाफ रिकॉर्ड है और एनाबेल सदरलैंड जैसी मीडियम पेसर के खिलाफ जो रिकॉर्ड है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, और प्रॉपर लेग स्पिन के खिलाफ कमजोरी भी समझ सकते हैं। और बाकी ऋचा घोष, हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा की भी जो इंडिविजुअल बॉलर्स के खिलाफ जो आंकड़े खराब है, खास करके किम गार्थ यहाँ पर इनको काफ़ी आसानी से आउट करती रही है हरमनप्रीत कौर को। ऋचा घोष की बात करें तो इनको सदरलैंड ने जब ये बैटिंग करने आती हैं उसी टाइम सदरलैंड की बॉलिंग भी आती है और उस टाइम पर वहाँ पर आके सदरलैंड इनको डोमिनेट करती हैं। और इवन जॉर्जिया वेयरहैम के लेग स्पिन पर भी 35 रन बना करके 3 बार आउट हो चुकी हैं, ऑफ स्पिन पर भी फंसती हैं। और बाकी दीप्ति शर्मा के भी आंकड़े यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उसके बाद देख सकते हैं ऑस्ट्रेलियन टीम की बैटिंग ऑर्डर या प्लेइंग 11 जो आज के इस मैच में खेल सकती है। हालांकि ये जो ऑस्ट्रेलियन टीम है इसमें कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं। फिलहाल तो आप ये प्लेइंग 11 जो पॉसिबल दिखाई पड़ रहा है आज के इस मैच खेला जाता हुआ वो तो आपके सामने है, लेकिन जो चेंजेस हो सकते हैं उसमें ये हो सकता है कि लूसी हैमिल्टन बाहर जाएं, मेगन सूट अंदर आएं। और हालांकि इनके पास फीब लिचफील्ड का भी एक बहुत अच्छा बैटिंग ऑप्शन है जो हमेशा इंडिया के खिलाफ अच्छा खेलते भी हैं, लेकिन देखना पड़ेगा कि किसको बाहर करके फीब लिचफील्ड को अंदर किया जाएगा, वो थोड़ा सा समझ पाना अभी के लिए मुश्किल है। तो टॉस के बाद ही क्लियर होगा। और चूंकि बॉलिंग के ऑप्शन ही इतने ज़्यादा हैं ऑस्ट्रेलियन टीम के पास कि निश्चित तौर पर यह समझ पाना कि किसको लें और किसको ड्रॉप करें वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन कम से कम एस्ले गार्डनर, जॉर्जिया वेयरहैम और एनाबेल सदरलैंड 3 ऐसी बॉलर हैं जिनको आप कतई ड्रॉप मत करिएगा। स्पेसिफिकली इनकी बैटिंग भी जबकि आ ही जाती है हर एक मैच के अंदर, और जब ये रन्स भी आपको बना करके उस कंडीशन में दे देती हैं। और बाकी वही सेम चीज़ आप एलिस पेरी को लेकर के भी कह सकते हैं। लूसी हैमिल्टन, किम गार्थ और एलाना किंग 3 ऐसी बॉलर हैं जिनको स्ट्रेट अभी आप ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि इनसे बेटर आपके पास ऑलराउंडर्स के ऑप्शन है। इसमें सोफी मोलोन्यूक्स को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं जो कि एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हमेशा इंडियन बैटर्स को परेशान करता है। और बाकी करियर के आंकड़े अगर आप देखना चाहें तो वो भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के देख सकते हैं। और उसके बाद रीसेंट फॉर्म आपके सामने है जिसमें आपको पता ही है कि 4 के चारों मैचेस जीती हुई है ऑस्ट्रेलियन टीम। और जितनी बेहतरीन ये टीम है कि फीब लिचफील्ड जिन्होंने एक मैच खेल करके हाफ सेंचुरी लगा रखी थी, उसके पहले भी बहुत अच्छे फॉर्म में थी, स्टिल ये प्लेइंग 11 में जगह बना नहीं पा रही हैं। और इनके पास जॉर्जिया वाल जो 39-17-45 नाबाद 0 रन की पारियां खेल चुकी हैं, बेथ मुनी जो 0-74-10 और 7 रन की पारी खेल चुकी हैं, एलिस पेरी ने पिछले मैच में एक मैच विनिंग इनिंग खेली बेसिकली, एस्ले गार्डनर उतने बेहतर फॉर्म में पिछले मैच में दिखाई नहीं पड़ी, लेकिन एक हाफ सेंचुरी इनकी भी है, 3 मैच में 1 विकेट भी हैं। और बाकी जॉर्जिया वेयरहैम इनके भी अगर आप देखें तो चारों मैच में योगदान है, ना सिर्फ एज ए बॉलर अगर आप देखें तो 5 विकेट इन्होंने ली हैं, बल्कि 32 और 41 और 5 रन की 3 पारियां भी हैं। और वही चीज़ आप एनाबेल सदरलैंड को भी लेकर के कह सकते हैं जिनकी एक खासियत ये भी है कि डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है, मिडिल ओवर्स में ज़्यादातर बॉलिंग करती हैं और एज ए ऑलराउंडर भी इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। बाकी निकोला कैरी भी इनके पास हैं
और इन्होंने भी उस लेवल की परफॉर्मेंस की है कि एक्चुअली बॉलिंग तो उनको 3 मैच में केवल एक ही बार मिली है, लेकिन बल्ले से जितने मौके मिले हैं उसमें 2 बार नॉट आउट ही रही हैं। बाकी सोफी बोल्यूक्स ने भी 6 विकेटें ली हैं 4 मैच में। एलाना किंग को हालांकि एज ए बॉलर उतने ओवर से ही नहीं मिल पा रहे, 1 ओवर या 2 ओवर, और वहां पर देखेंगे तो अभी तक के टोटल 4 मैच में 2 ही विकेटें हैं। किम गार्स के 5 विकेटें हैं 4 मैच में। लूसी हैमिल्टन को 2 मैच में कोई विकेट नहीं मिला। मेगन सूट के 1 मैच में कोई विकेट नहीं है। और बाकी तालिया मैकग्रा और ग्रेस हैरिस मुझे लगता है बेंच पर ही रहेंगी। तो ये समझ पाना कि फिलहाल कौन से बेस्ट ऑप्शन है बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जैसा भी आपको कुछ देर पहले मैंने कहा था ना कि एलिस पेरी, एशले गार्डनर, जॉर्ज वेयरहैम और एनाबे सदरलैंड, ये 4 ऐसे प्लेयर हैं इस टीम के अंदर जिनको आपको कतई ड्रॉप नहीं करना है, जिसमें एक सोफी बोल्यूक्स का भी नाम आ जाता है। अब उसमें डिपेंड करेगा कि आप दोनों ओपनर्स को पिक करना चाहेंगे या केवल बेथ मूनी को। जैसा कि आपको मैंने कहा था ना इंडियन टीम के टाइम पर कि वहां पर आप वहां से 6 प्लेयर लेकर के जाना चाहेंगे या 5 प्लेयर, तो उसी पर काफी सारी चीजें डिपेंड करेंगे। जिस टीम को आप फेवर करते हैं उसके आप 6 प्लेयर लेकर के जाइएगा। तो कौन सी बेस्ट ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 6 रहेंगी वो आपको मैंने क्लियर कर दिया। और बाकी हेड टू हेड के स्टैट्स अगर आप देखें तो इंडिया के खिलाफ नंबर्स दोनों ही ओपनर्स के काफी शानदार हैं और इवन एलिस पेरी और गार्डनर के नंबर्स भी काफी अच्छे हैं। जॉर्ज वेयरहैम के जब बॉलर 6 मैच में 8 विकेटें हैं, जबकि सदरलैंड के 14 मैच में 15 विकेटें हैं। वहीं पर निकोला कैरी की भी 5 मैच में 6 विकेटें हैं। बोल्यूक्स के नंबर्स थोड़े से कमजोर है तो आप इनको ड्रॉप करके एक एक्स्ट्रा बैटर ऐड कर सकते हैं टीम में। और बाकी एलाना किंग, किम गार्थ के नंबर्स भी एवरेज ही हैं। लूसी हैमिल्टन कभी खेली नहीं है। फीब लीसफील्ड के आंकड़े काफी अच्छे हैं, तो अगर ये खेलेंगी तो कंसिडर आप इनको कर सकते हैं। बाकी मेगन सूट और बाकी खिलाड़ियों के भी नंबर आप देख सकते हो। और एक्चुअली ये टीम ही ऐसी है कि एज ए टीम परफॉर्म करती है। लगभग थोड़े थोड़े संभावनाएं हर एक प्लेयर के साथ आप देख सकते हैं, लेकिन उनमें से कौन बेस्ट रहेंगे आपको मैं पीछे क्लियर कर चुका हूं, जिसमें से आप निश्चित तौर पर जैसे मैंने कहा था ना कि सोफी बोल्यूक्स को ड्रॉप कर सकते हैं। और उसके बाद इस मैदान पर परफॉर्मेंसेस देखें तो यहां पर भी हर एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर के नंबर वैसे हैं कि जिसके दम पर आप उनको प्लेयर्स को टीम में रखें। हालांकि किंग गार्थ यहाँ पर एक मैच में विकेटलेस गई हैं, लेकिन बाकी प्लेयरों में तालिया मैकग्रा, ग्रेस हैरिस ही हैं जिनके नंबर्स बिलो द एवरेज हैं। और बाकी सभी ने काफी बढ़िया काम इस मैदान पर भी कर रखा है। और बाकी प्लेयर बैटल की बात करें तो बेथ मूनी जो कि राधा यादव की 82 गेंद पर 122 रन करके केवल 1 बार आउट हुई हैं, और बाकी दीप्ति शर्मा पर 5 बार आउट हुई हैं लेकिन 231 रन बनाए हैं। जैसे इनके आंकड़े इंडियन बॉलिंग अटैक के खिलाफ है वो क्लियर करता है कि एक तो ये स्पिन बहुत अच्छा खेलती है, पेस तो अच्छा खेलती हैं, नंबर्स इनके काफी शानदार हैं। और बाकी जॉर्जिया वॉल, अरुंधति रेड्डी पर एक बार बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी पर फंसती है, हालांकि वो ऑप्शन है नहीं इंडियन टीम के अंदर, लेकिन लेग स्पिन पर 16 बार आउट हो चुके हैं। लेकिन देखना पड़ेगा कि क्या प्रेमा रावत को मौका मिलता है या नहीं। और बाकी एशले गार्डनर लेग स्पिन, ऑफ स्पिन, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी, और अरुंधति रेड्डी, हालांकि रेड्डी के आंकड़े खराब ही हैं इनके सामने, लेकिन स्पिन के खिलाफ ये फंसती है थोड़ा। और बाकी सदरलैंड और एलिस पेरी के भी नंबर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। और एक्चुअली ये कंक्लूजन तो आप कम से कम निकाल सकते हैं कि एक तो रेणुका सिंह मेरे हिसाब से वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, दीप्ति शर्मा काफी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, श्री चरनी तो इंपॉर्टेंट होंगी ही होंगी, और प्लस वहां पर आपको राधा यादव अगर खेल रही है प्लेइंग 11 में तो ट्राई आप कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ इस वजह से क्योंकि रिसेंटली उनकी बैटिंग में भी काफी सुधार हुआ है, लेकिन फिलहाल इस मैच के लिए वो उतनी बेहतर ऑप्शन है नहीं। लेकिन दीप्ति शर्मा और श्री चरनी तो 100% बेटर ऑप्शन है। तीसरा बॉलिंग ऑप्शन आप या तो रेणुका सिंह को या तो राधा यादव को ऐड कर सकते हैं, और बाकी जो बैटर्स मैंने समझाए थे वो तो आपके टीम में रहेंगी ही। और एक बात तो कम से कम क्लियर है कि अगर कॉम्बिनेशन के हिसाब से जाएं, परफॉर्मेंसेस की बात करें तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन टीम का अपर हैंड है। लेकिन इंडियन टीम हराती रही है ऑस्ट्रेलियन टीम को, बार बार नहीं लेकिन कई बार हरा चुकी है, तो चांस तो है निश्चित तौर पर उनके पास भी। टॉस का भी एक बड़ा रोल होगा, पिच कैसी होगी वो भी देखना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बताने वाला हूं टॉस के बाद, तो जाकर के दोनों को ज्वाइन करिए, वहीं पर फाइनल टीम में मिलेगी। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि इस वीडियो को शुरू से तक पूरा देखिए और क्लैरिटी फिलहाल अभी के लिए बना लीजिए कि कौन सी 12 से 13 बेस्ट प्लेयर हैं और उनमें से फाइनली 11 किसको लेकर के जाना है वो टॉस के बाद आपको मैं टेलीग्राम पर बता दूंगा। तो जाकर के ज्वाइन कर दीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है। ये वीडियो फिलहाल यहाँ पर होता है कंप्लीट। चलते हैं, नमस्कार।